नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ और क्लास नाइन्थ का हमारा चैप्टर पार्ट 5 है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसे बोलेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम अब तक टोटल पार्ट 12 कंप्लीट किए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा आज पार्ट 3rd वीडियो है। इसके अंतर्गत पार्ट जो 12 में हम लोग पढ़े थे वो हमने क्या सीखा वो रिवीजन किए थे, यानी कि पूरे पॉइंट जो समरी पॉइंट होता है उसको रिकैप लास्ट में देखे थे, रिमेंबर किए थे। इससे पहले पार्ट 1 तक पूरा थ्योरी किए थे और बहुत ही टॉपिक वाइज और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए। अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम में, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्ञान नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर का रहने वाला है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम आपको बताते हैं, आप अच्छे से सुनेंगे। मेरे पास क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में भी है, आप उसको भी हम दिखा देंगे और आप उसे लिख सकते हैं आंसर में या फिर याद कर लीजिए। तो अच्छे से अगर सुन लेते हैं और बुक को 2-3 से 2 बार रीड कर लेते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो या फिर एमसीक्यू हो या फिलिट हो या फिर कहीं डायग्राम ही क्यों ना हो, आप सही से कर पाएंगे। तो चलिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ यानी जीवन की मौलिक इकाई क्लास 5 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो हम लाए थे पार्ट में, वो आपने क्या सीखा ये कवर किए थे और सारे एकदम टू द पॉइंट एकदम देखे थे बहुत ही अच्छे से, और पूरे चैप्टर को फिर से रिवीजन किए थे। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट भाई दिया गया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और एग्जाम में जाते हैं तो सिर्फ इसको पढ़ के इस चैप्टर को समझ सकते हैं और जा सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन अभ्यास करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ से चीज़ों को आप समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि एमसीक्यू नहीं दिया गया, लेकिन हम यहाँ से इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू वीडियो लाएंगे। पहला एमसीक्यू में कम से कम 40 प्रश्न रहेगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में, और दूसरा भी 40, कम से कम 100 प्रश्न हम एमसीक्यू पूरे बुक के थ्योरी से बनाएंगे, ताकि आपका एग्जाम एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा तो यहाँ से आपका जो है करेक्ट हो, और आप अच्छे में मतलब कम से कम आप क्लास 9th में 1+ ग्रेड लाएंगे तो बेटर रहेगा। कम से कम 90% आपका रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, अभ्यास में पहला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। तुलना का मतलब होता है डिफरेंस या अंतर। इसके बाद बोला गया पादप। पादप का मतलब प्लांट और कोशिका का मतलब सेल, इसे प्लांट सेल बोलेंगे। और जंतु का मतलब एनिमल और कोशिका का मतलब सेल, तो इसे एनिमल सेल और प्लांट सेल बोलेंगे। तो सिंपल आपसे बोला गया कि प्लांट सेल और यानी कि एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, दोनों को लिखिए। तो इसको पॉइंट वाइज बनाकर आप लिख सकते हैं और कम से कम 2 से 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, अच्छे सुनिए। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसी में प्लास्टिड पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। पौधा जो खाना बनाता है क्लोरोफिल के हेल्प से क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है। इसमें और क्या रहती है, बड़ी सी रिक्तिका वैक्यूल्स रहती है, बड़ी सी रिक्तिका यानी रसधानियां रहती है। जबकि जंतु कोशिका में आपको याद रखना है कि ये सब नहीं रहता, यानी कोशिका भित्ति नहीं रहता है, इसमें प्लास्टिड नहीं रहता है, और ना ही एक बड़ी छोटी रिक्तिका तो रहती है, बहुत ही छोटी रिक्तिका रहती है। तो और आप इसके में ये दोनों में अंतर क्या निकाल सकते हैं? तो आप पादप कोशिका का डायग्राम देखेंगे तो आपको गोलाकार मिलेगा, यानी कि पादप कोशिका वाला गोला टाइप से नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा इस टाइप से मिलेगा, आयताकार के टाइप से। लेकिन जंतु कोशिका वाला डायग्राम जो है सेल वाला इस तरह से गोलाकार के टाइप से मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों में लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे कि जंतु कोशिका आमतौर पर आकार में अनियमित या गोला होता है, जबकि पादप कोशिका एक ऐसा होता है तो वर्गाकार और आयताकार होता है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। हालांकि हम इसका आंसर दिखाएंगे, लेकिन हम थोड़ी आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। प्रो का मतलब होता है पहले, यानी कि अर्ली या पूर्व, जबकि यू का मतलब होता है अब। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एडवांस है। ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं किस में पाया जाता है, तो एनिमल्स में, मतलब जीव जंतु में, पेड़ पौधे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक पहले के ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं में पाए जाते थे, जैसे में बैक्टीरिया बहुत पुरानी जीव है। इसी प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हरित शैवाल कवक बोलते हैं, उसमें पाया जाता था। यानी इसमें तो एक देखिए आउटर लेयर था, लेकिन बीच में जो न्यूक्लियस था वो अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो फ्लोट कर रहा था। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार की कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया था, ना ही लाइसोसोम था, ना ही राइबोसोम था, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली बंद कोशिका नहीं होती है, यानी कि इसमें झिल्ली नहीं होती, इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं होता है। इस प्रकार से ये वाला आपको नहीं दिखाई देगा क्लियरली। जिस प्रकार से हम लोग बैक्टीरिया का डायग्राम में देखे थे, ये हमेशा एक कोशिकीय होती है। तो देखिए ये हमेशा कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, अमीबा में, बैक्टीरिया में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, अच्छे से सुनिए। यूकैरियोटिक, देखो कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, और प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है पूर्व, और
कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा उसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जिसमें पाया जाएगा उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। तो इस दोनों में अंतर ये है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आपको साफ साफ इस तरह से दिखाई देगा केंद्रक। तो कोशिकांग होते हैं ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में पाया जाता है, जबकि ये एक कोशिकीय में पाया जाता है। इसका आंसर हम दिखाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये बोला है यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, यानी कि एक कोशिका है, सेल है, और सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है, और बोल रहा है ये वाला जो बाउंड्री है अगर ये फट जाएगा तो क्या होगा, तो बाहर का चीज़ ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा और अंदर का सब बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी उपकरण है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है। तो अगर ये फट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से थ्री का आंसर क्या होगा, तो थ्री का ये होगा कि यदि प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं, इसी का नाम कोशिका झिल्ली है, यह चयनात्मक या वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं, अगर ये फट जाए या टूट जाए तो कोशिका का आंतरिक वातावरण बाहरी वातावरण से अनियंत्रित रूप से मिल जाएगी, यानी कि अंदर का चीज सब बाहर चला जाएगा, जिससे कोशिका के भीतर की आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रिया बाधित होगी और कोशिका मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो सिंपल एक लाइन में क्या हो जाएगा, तो कोशिका मर जाएगी। आप यहाँ पे सिंपल याद रखेंगे। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका का जीवन में क्या होगा, अगर बोल रहा है कि अगर गोल्जी उपकरण ना होगा, इसे गोल्जी एपरेटस या गोल्गी एपरेटस, या फिर आप बोल सकते हैं गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, यह कैमिलो गोल्गी के नाम पर रखा गया एक साइंटिस्ट था। तो ये बोल रहा है अगर ये कोशिका में ना होगा तो कोशिका का जीवन कैसा होगा। तो इस प्रकार से समझिए, एक व्यक्ति का अगर कान या आंख ना हो तो उसका जीवन किस प्रकार से होगा, उसी प्रकार से ये दिया गया है। तो कोशिका में है, कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए उसके हर पार्ट की जरूरत है, सब पार्ट हेल्प कर रहे हैं, सबका अलग अलग काम है। इस प्रकार से 4 का आंसर सटीक क्या होगा कि गोल्जी उपकरण अगर ना हो तो कोशिका के भीतर संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन ठीक से ना होगा, यानी कि जो कोशिका के अंदर प्रोटीन बना है ना ही उसका स्टोर होगा, ना ही पैकेजिंग होगा, ना ही परिवहन होगा, क्योंकि गोल्जी उपकरण का मेन काम है पैकेजिंग करना। कोई चीज़ बना है उसको पैक करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, रूपांतरण करती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो क्या प्रोटीन और लिपिड का पैकेजिंग, परिवहन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिससे कोशिका के कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे स्राव, झिल्ली निर्माण आदि गंभीर रूप से मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही इंग्लिश हिंदी में दोनों बोलते हैं। ये एटीपी के रूप में एनर्जी को बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एटीपी यानी कि एनर्जी का करेंसी भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी बिजली घर। लेकिन क्यों कहते हैं सो पूछा गया, आंसर हम बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन के अणुओं को तोड़कर एडिनोसिन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कोशिका के सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद ऐसा एक ऑर्गन है जो अपना एनर्जी बना सकता है, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी क्योंकि इसके माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के राइबोसोम भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है, सो पूछा गया है। तो आपको बता दें कि प्रोटीन का संश्लेषण तो होगा अंतर्द्रावी जालिका में, तो लेकिन कैसा वाला अंतर्द्रावी जालिका को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके 2 प्रकार होता है, एक होता है चिकनी, एक खरदूरी अंतर्द्रावी जालिका। तो जो हमारा RER है इसे बोलेंगे रफ वाला में राइबोसोम होगा, और जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा, संश्लेषण होगा। तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा, जबकि स्मूथ एक हमारा होता है स्मूथ, जैसे हम सुनेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे लिपिड बनेगा। तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 6 का ये होगा, आपको ये याद रखना है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो हमारा अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो इंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा अपना अमीबा भोजन प्राप्त करता है, इंडोसाइटोसिस के थ्रू से। चलिए मान लीजिए कि अमीबा का हम डायग्राम बना देते हैं। देखिए ये है, मान लीजिए फूड यहाँ है, तो ये क्या करेगा, इसको बड़ा कर देगा, बड़ा करते करते इसको इस तरह से कर लेगा और फिर अंदर आ जाएगा फूड यहाँ पे। तो इसको चारों साइड से हाथ फैलाएगा और फिर क्लोज कर देगा और ये फूड अंदर लेगा, फिर इसको डाइजेस्ट करेगा और किधर से भी बॉडी से निकाल सकता है इसको डाइजेस्ट होने के बाद। परासरण क्या है, तो परासरण क्या है, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या है समझिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। तो परासरण क्या, देखिए एक विशिष्ट प्रकार का विसरण की प्रक्रिया है जो जल के अणु एक अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता से क्षेत्र से निम्न की ओर, यानी हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ पे गर्म कर रहे हैं पानी को, वाटर को, तो ये भाप बनेगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, तो जिधर वाटर वेपर रहे उधर वो फैलेगा, उधर ही जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि परासरण कुछ नहीं है, ये लो यानी कि उच्च
जल सांद्रता कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता वाले क्षेत्र में क्या और गति करता है, इसलिए इसे हम ऑस्मोसिस या प्रसरण कहते हैं। ये एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, परगम या मेम्ब्रेन होती है। यह प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं के लिए पानी के अवशोषण और संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पर हमारा दिया गया है एक्टिविटी कि निम्नलिखित प्रसरण का प्रयोग करें। तो ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये एक्टिविटी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 में पूछा गया है कि कायिक वृद्धि, तो सोमैटिक वृद्धि इसे बोलते हैं, सोमैटिक सेल या फिर कायिक वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो सोमैटिक ग्रोथ बोलेंगे। देखिए कायिक का मतलब होता है सोमैटिक, आपको ये कुछ कुछ वर्ड है जो याद रखे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। सोमैटिक और वृद्धि का आप मतलब जानते हैं कि इंक्रीज होना, बढ़ना या ग्रोथ होना। मरम्मत का मतलब होता है रिपेयर। तो देखिए रिपेयर बोल रहा है कि शरीर में कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु किस प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यक होती है और इसका उद्देश्य ये औचित्य बताइए। तो देखिए कोशिका सेल का मतलब, कोशिका का मतलब सेल होता है और विभाजन का मतलब डिवीजन, इसे बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं म्यूसिस। तो जो माइटोसिस होता है इसे समसूत्री कहते हैं और जो म्यूसिस होता है उसे अर्ध समसूत्री कहते हैं। तो यहाँ पे जो है माइटोसिस वाला यूज होता है। इसका आंसर एक लाइन में होगा माइटोसिस। क्यों माइटोसिस को क्या बोलेंगे, तो समसूत्री बोलेंगे। इसको सुनिए, कायिक वृद्धि और मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की आवश्यकता होती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। और ये पूछा गया कि युग्मों को बनाने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो देखिए युग्मों को बनाने के लिए जायगोट, इसमें क्या है, इसमें आपको समझिए कि इस विभाजन में क्या होता है। समसूत्री में मान लीजिए कि ये मदर है, मातृ कोशिका है, मदर वाला है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम की संख्या है उतना ही जब इसके जो बनेंगे डॉटर या संतति कोशिका बनेगी वो स्वयं रहेगा। यानी 46 क्रोमोसोम यहाँ है तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम था, ये सेम बना। यही होता है, ये यूज होता है किसमें, ये कोशिका का विभाजन था जो कि कायिक वृद्धि और मरम्मत में होता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें जो कोशिका का विभाजन कौन सा प्रकार यूज होगा सो पूछा गया है। तो इसमें अर्धसूत्री यानी कि अर्धसूत्री, ये समसूत्री, तो अर्धसूत्री इसमें यूज होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूसिस। और ये दो प्रकार का होता है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि मदर सेल है, जो मातृ सेल है, जब ये बच्चे बनते हैं तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट 1 से 2 नहीं बनेगा, 1 से यहाँ 4 बनने वाला है। और जब इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधा होगा, यहाँ मान लीजिए 40 है तो इसमें 23 आ जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या फिर PDF चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो आपको वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको हम लोग कंप्लीट किए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो और लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करो। यही क्वेश्चन फर्स्ट हमारा पूछा गया था क्लास 9 चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर निम्न प्रकार का है। सबसे पहले कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है, अनुपस्थिति यानी एब्सेंट होता है। रसधानी की बात करें तो पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानियाँ होती है और जो कि कोशिका का 90% तक स्थान घेर लेता है। सबसे बड़ा यही होता है जो आपको गोलाकार के जैसे टिप से दिखता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है या तो नहीं होती है। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा आंसर लिखा है। आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। रसधानियाँ जो है पादप कोशिका में बड़ी आकार की होती है, पाई जाती है, जबकि ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और पाई जाती है तो बहुत छोटी पाई जाती है। देखिए 2 अंतर हम लोग फाइंड कर लिए। तीसरा हम आपको बताते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये भी हम लोग कंप्लीट किए। आकार में पादप कोशिका का आकार जो है बड़ी और आयताकार होती है, जबकि जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल, ये छोटी और अनियमित आकार की होती है। कार्य पादप कोशिका में रसधानियां स्फीति बनाए रखती है और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। तो 1 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यही चीज तो हम आपको जस्ट अभी बताएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भिन्न होती है। तो बताइए किस प्रकार के भिन्न होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार से अलग होती है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा आंसर दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से झिल्ली युक्त अंगकों की अनुपस्थिति के आधार पर भिन्न होती है। तो देखिए यानी झिल्ली युक्त अंगकों का कहने का मतलब है कि ये एक सेल है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गन है इस तरह से पूरा अच्छा सा आपको ये वाला लाइन नहीं दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। यही है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में बहुत अच्छा से एकदम इस तरह से दिखेगा। तो यही बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ना ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा
और ना ही गोल्गी बॉडीज मिलेगा, उपकरण मिलेगा, गोल्जी उपकरण, और ना ही लाइसोसोम, ना ही राइबोसोम, और ना ही किसी प्रकार के और ऑर्गन मिलेगा। लेकिन यूकेरियोटिक में सब रहते हैं। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंग के रूप में होते हैं। विपरीत यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंग होते हैं। सो बताया गया। जैसा क्या होता है, केंद्रक, डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आपको अब समझ में आ गया ये चीज बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो या टूट जाए तो क्या होगा। फटना टूटना एक ही बात है। अगर प्लाज्मा झिल्ली को 3 नाम है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी को कहते हैं चयनात्मक नहीं वर्णात्मक या चयनात्मक यानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये भी परगम्य झिल्ली है। तो ये जो सेल है और जो ये बाउंड्री है, इसी को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अगर यही फट जाएगा तो बाहर का चीज आ जाएगा ना अंदर में, क्योंकि ये बाउंड्री या गार्ड के जैसा काम कर रहा है और अंदर से बाहर चला जाएगा। तो ये बोल रहा है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका का आंतरिक यानी अंदर का जो वातावरण है वो अस्थिर हो जाएगा और कोशिका मर जाएगी। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है, पदार्थों के प्रवेश व निकास को नियंत्रण करती है। ये बहुत ही डिटेल से अच्छा बताया कि प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है। तो कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है, क्योंकि इसका काम ही है बाहर अलग को सबको सेपरेट करना, अलग करना। फिर बताया कि पादप के प्रवेश, पदार्थों के प्रवेश व निकास के नियंत्रण करती है। क्षतिग्रस्त होने पर कोशिका अपने आवश्यक घटकों को खो देगी और बाहरी पदार्थों को अनियंत्रित प्रवेश से उनके कार्य बाधित हो जाएंगे, जिससे अतः कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका एक लाइन में आंसर होगा कि कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। या तो आप ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख दीजिए, या तो छोटा सा भी लिख सकते हैं। चलिए, इसको आप याद रखेंगे, सब अच्छे से सुनेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर सटीक लिख पाएंगे। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका का जीवन कैसा होगा। तो गोल्जी उपकरण अगर ना हो तो कोशिका में पदार्थ का संचयन का मतलब होता है स्टोर, यानी कि कोई चीज का गोदाम जैसा संशोधन करना और पैकेजिंग करना रुक जाएगा, क्योंकि गोल्जी उपकरण का मेन काम है, फंक्शन ही है पैकेजिंग करना। जो सामान बना है, क्या बना है, प्रोटीन बना है बॉडी सेल में, लिपिड बना है सेल में, उसका संचयन स्टोर कौन करेगा। तो गोल्जी उपकरण स्टोर करता है, संशोधन करता है, ये उसमें मॉडिफिकेशन करता है। तो 3 वर्ड याद रखिए, संशोधन दैट मीन्स मॉडिफिकेशन, संचयन दैट मीन्स स्टोर, और पैकेजिंग मतलब कुछ सामान को पैक करना। गोल्जी उपकरण का काम है। अगर यही मर जाएगा, यही नहीं रहेगा, तो ये सब काम नहीं होगा। सिंपल दिया गया था। देखिए, गोल्जी उपकरण कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों को परिवहन और स्राव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी अगर अनुपस्थिति नहीं रहेगा तो प्रोटीन और लिपिड जैसे महत्वपूर्ण अणुओं को सही गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा, जिससे कोशिका की सामान्य कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है। तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तब पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आपको दिखाते हैं, क्योंकि यह ग्लूकोज को ऊर्जा यानी एटीपी में परिवर्तित करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। यह ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संग्रहित होती है, जिसका उपयोग कोशिका अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्य करता है। इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रावी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रावी जालिका, जिसे हम SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, और राइबोसोम नहीं है तो लिपिड का संश्लेषण हो रहा है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं खुरदरी या खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका। ये जो है, इसमें राइबोसोम दाने छोटे छोटे चिपके रहते हैं। तो ये जो है राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आपको समझ में आ गया। इंडोप्लाज्मिक यानी अंतर्द्रावी जालिका के 2 प्रकार, एक चिकनी अंतर्द्रावी जालिका, दूसरा होता है खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका। शॉर्ट में बोलते हैं ER। और ER के 2 प्रकार, SER और RER। इसे बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है वो प्रोटीन बनाएगा, और जो बनाएगा स्मूथ है वो लिपिड बनाएगा। ये मौजूदा राइबोसोम में होता है। तो देखिए, इस तरह बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा अपना भोजन इंडोसाइटोसिस या
फेगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आपको लिखना है। हम थोड़ा डिटेल बता रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपको डिटेल, बस आपको समझ के रखना है, ज्ञान और नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, आप जाएंगे साइंस लेंगे तो क्लास 10th में जाएंगे, अमीबा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्लास 11th में 12th में। तो आपको अगर आगे पढ़ने का मन है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो देखिए अमीबा अपना भोजन इंडोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस से प्रक्रिया प्राप्त करता है। ये बोल रहा है अमीबा अपना लचीली कोशिका झिल्ली की मदद से भोजन करने के कणों घेर लेता है और उन्हें कोशिका के अंदर एक खाद्य रसधानी में निगल लेता है, जो कि हम आपको बताएं। परासरण क्या है, परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जल के अणु एक अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित परासरण का प्रयोग करें। ये नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु किस प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, इसका औचित्य बताइए। देखिए कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सिंपल बॉडी के वृद्धि के लिए, इंक्रीज के लिए इसे सोमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। और मरम्मत का मतलब रिपेयर, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, इंजर्ड हो गया तो उसको ठीक करने के लिए माइटोसिस ही काफ़ी है, सेल को अपने आप ठीक कर लेगी। कोशिका का दो विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री जो है सो मरम्मत और कायिक वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसका आंसर आप इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में पूछा इसका औचित्य बताइए, तो चलिए औचित्य हम आपको बता रहे हैं। समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका विभाजित होकर, मतलब माँ वाला जो कोशिका है वो डिवाइड होकर दो पुत्री यानी संतति कोशिकाएं बनाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यानी माँ वाला में गुणसूत्र 46 था तो बेटी वाला में भी 46 होगा, जिसे पुत्री या हम डॉटर बोल रहे हैं या तो संतति बोल रहे हैं। ये शरीर की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षतिग्रस्त ऊतकों के मरम्मत के लिए इंपॉर्टेंट है और आनुवंशिक रूप से कोशिकाएं बनाती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस पूरे चैप्टर का भी, युग्मकों को बनाने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है और इस विभाजन का महत्व बताइए। तो दो क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले युग्मकों, इसे बोलते हैं गैमेट्स, यानी गैमेट या गैमीट्स। तो गैमीट को बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम बोलेंगे क्या, मियोसिस, ये कोशिका विभाजन का दूसरा रूप है। इस दो प्रकार का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। आपको याद रखना है ये अर्धसूत्री विभाजन है, समसूत्री नहीं। अर्धसूत्री जो है से युग्मक गैमेट को बनाने के लिए यूज होता है। इस विभाजन का महत्व यह है कि गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़े थे, समसूत्री। समसूत्री में जानते हैं गुणसूत्र अगर मान लीजिए यहाँ 46 है तो इससे जो बनेगा यहाँ भी 46 रहेगा। बट इसमें क्या है कि गुणसूत्र मावला में अगर 46 है तो आने आने कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। इससे पूरा आपका चैप्टर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब नर और मादा युग्म संलयन फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बनने वाले युग्मनज जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या फिर से सामान्य हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता लाती है। तो आपको यहाँ से याद रख सकते कि प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता भी लाती है, इसका इसलिए महत्व है। महत्व पूछा तो इसका महत्व क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी लाती है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से काम किए, हम लोग कंप्लीट किए। तो ये हमारा चैप्टर जो है से कंप्लीट हो गया। अब एमसीक्यू लाएंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित आपको नोटिफिकेशन, जानकारी, पढ़ाई से सारा चैप्टर मिलता रहेगा। आपको जो भी पूछना है डॉट कमेंट में पूछिए, जो सा चैप्टर पढ़ना है आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा हम आपको बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आप चैप्टर को इस देखेंगे ना 1 से सारा जितना भी पार्ट लाए हैं, ये मान लीजिए 13 लाए हैं, तो आप देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि नहीं ये चैप्टर तो रियलिटी में हमको जिस तरह से हमको पढ़ना चाहिए था उस तरह से आप नहीं पढ़े हैं। आपको तब रियलाइज होगा जब मेरे बातों को अच्छे से सुनेंगे और खुद से 1-2 बार चैप्टर को रीड करेंगे, हाईलाइट करेंगे और मेन पॉइंट को पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले एमसीक्यू के पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।